नमस्कार स्टूडेंट्स। हिंदी में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये कौशल्या माँ के भाव इसमें दर्शाए गए हैं चैप्टर में। इसके लेखक है विद्यानिवास मिश्र। उनका जन्म हुआ था 1925 ईस्वी सन में और इनकी मृत्यु हुई थी 2005 में, यानी कि 2005 में। सबसे पहले हम थोड़ा लेखक के बारे में जान लें। विद्यानिवास मिश्र का जन्म 28 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पकड़हिला गांव में हुआ था। वाराणसी गोरखपुर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार ने अमेरिका वॉशिंगटन में अध्येता रहे। मध्य प्रदेश प्रशासन में सूचना विभाग में कार्यरत रहे। बाद में अध्ययन के क्षेत्र में 1968 से लेकर 1970 तक वाराणसी में अध्यापक और कुलपति भी रहे। स्वयं को भ्रमरानंद मानने वाले विद्यानिवास मिश्र हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचक, ललित निबंधकार के रूप में जाने गए। मिश्र जी के निबंधों में प्रकृति, लोक तत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, भाषा की सृजनात्मकता एक साथ अंतग्रंथित मिलती है। मतलब सब अंतग्रंथित मिलनी मतलब सब एक साथ, इतनी सारी खूबियाँ उनमें थी कि वो इतने इतने लेख लिख सकते थे। महाभारत का काव्यार्थ, भारतीय भाषा दर्शन की पीठिका, स्वरूप विमर्श, निबंध संग्रह, गांधी का करुण रस, हिंदी और हम, वाचिक कविता, भोजपुरी साहित्य के सारोकार जैसी प्रसिद्ध रचनाएं उन्होंने लिखी है। मानव जीवन में अनेकानेक चिंताएं व्याप्त है। अनेकानेक मतलब अनेक से ज़्यादा, अलग अलग टाइप की चिंताएं हमारे लाइफ में, बहुत सारे टेंशन रहते हैं। प्रस्तुत निबंध में मिश्र जी ने पौराणिक मिथक के माध्यम से मानव चिंताओं के अत्यंत सुंदर एवं मार्मिक शब्दों में प्रस्तुति की है। मतलब पौराणिक यानी कि जो पुराने, जो हिस्ट्री में हो गए, ऐसा पहले जो प्राचीन था, तो ऐसी जो कथाएं थे उनमें से जो चिंताओं के अत्यंत सुंदर और मार्मिक शब्दों में इधर हमें प्रस्तुति की है, जो अत्यंत संवेदनापूर्ण जीवंत चित्र प्रस्तुत करती है। कौशल्या माता का यह विचार सर्वथा युक्ति युक्त है कि इस मौसम में मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, अर्थात वे बहुत सी कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। यहाँ पे राम की कठिनाइयों के बारे में बताकर हमारे समझ का भी वर्णन किया है। तो चलो अब हम आगे लेसन पढ़ेंगे। महीनों से मन बेहद बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं कुल के देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। क्या है कि लेखक कहते हैं कि महीनों से मन बेहद बेहद मतलब हद पार जो हो जाता है, उदास था। और उस उदासी की कोई खास वजह थी, कुछ तबीयत ढीली थी, कुछ आसपास का तनाव यानी कि टेंशन था और उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे खुलकर ही सांस लेने की जगह की कमी थी उनके लिए। वो ऐसा महसूस कर रहे थे कि भले इतना खुला बड़ा आसमान है लेकिन मैं निरात की सांस, चैन की सांस में कहाँ ले सकूं। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में हजार बाधाएं कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती है। मतलब जिस काम से दूर जाना चाहते हैं फटाफट करके निपटा कर वो कर, और उसी काम में बहुत सारी बाधा यानी कि मुश्किलियाँ आती है। दिन ऐसे फिर भी रात दिन नींद नहीं आती। दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो
और भूतों की आकृतियाँ और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती, उल्टे ऐसा लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना कि कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती थी। मतलब अपनी मनोव्यथा व्यक्त की है कि ऐसे रात दिन फिर उनको नींद भी नहीं आती थी। लेखक को दिन ऐसे बीतते थे जैसे भूतों की सपने आते थे और उस पर एक रील पर दूसरी रील, मतलब पिक्चर जब दिखाते हैं तो रील्स चढ़ाते हैं ना, उसका यहाँ पे दिया गया है उदाहरण ऐसे। तो और भी उनकी आकृतियाँ हैं वो डरावनी हो जाती थी ऐसे। फिर ये सब फिर सहज क्रम हो गया। वो मतलब सहज क्रम में वो न होना ही कुछ अटपटा होता और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती थी। मतलब जो होता था वो अटपटा हो जाता था और कभी कभी ऐसी बातें थी, ऐसे कॉमन बातें, नॉर्मल बातें थी, लेकिन वो बातें भयंकर स्वरूप धारण कर लेती थी। अभी 2 दिन रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने को नहीं देना चाहता था, पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। यह कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। क्या था कि 2-3 रात पहले लेखक एक साथी थे, उनके वहाँ संगीत कार्यक्रम वो सुनने के लिए 9 बजे रात को जा रहे थे। साथ में उनको चिरंजीवी मतलब उनके बेटे को, लेखक के बेटे और उनके घर पे मेहमान आई थी। लेखक के घर पे एक मेहमान आई थी। जो लड़की थी वो बहुत ही मतलब बड़े बड़े शहर में पली बड़ी थी। महानगरीय वातावरण मतलब शहरों के वातावरण में पली थी और उन्होंने अनुमति मांगी, यानी कि उनके साथ जाने की परमिशन मांगी। अनुमति यानी कि परमिशन। और शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति, आज हम देख रहे हैं कि शहरों की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। हाँ, रात को अकेले निकलना मुश्किल हो जाता है ऐसे। फिर भी बच्चों का मन रखने के लिए लेखक ने उसे परमिशन तो दे दी, लेकिन कहा कि एक काम करो, 1-1.5 घंटे सुनकर फिर वापस चले आना। अगर लेखक मना करते तो बच्चों का मन नाराज हो जाता। हाँ, वो करना नहीं चाहते थे। वो भी अपने बच्चों की मनोस्थिति पहचानते थे, इसलिए उन्होंने टाइम, हम भी बाहर जाते तो मम्मी पापा हमें बोलते कि इतने बजे वापस आ जाना, तो ऐसे उनको परमिशन दी। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्रों पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकेला उठा। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोहने लगा। दूर कोई आहट होती तो उदग्र होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रहकर बिजली चमक जाती थी और सड़क छिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिरई का पूत नहीं। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गई थी। क्या हुआ कि रात के 12 बजे थे, वो लोग लौटे नहीं थे। संगीत का कार्यक्रम सुनकर वो लौटे नहीं थे। गृहिणी यानी कि लेखक की पत्नी उद्विग्न और मतलब चिंता में एकदम व्याकुल हो गई थी। फिर साथ में जो उनके मित्र गए थे, लेखक के मित्र गए थे, उन पर नाराज होकर गुस्सा करने लगी और उसके बारे में बोलने लगी। इतने में फिर जोर की बारिश आती है। लेखक छत से नीचे अपना बिस्तर समेटकर वापस आते हैं और अपनी पत्नी को समझाया कि बारिश थमेगी, तब तक आ जाएंगे। और संगीत का कार्यक्रम ऐसा होता है जिसमें मन लग जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती, मतलब इच्छा नहीं होती है। तुम सो जाओ, हमारे बच्चे ऐसे नहीं है। पत्नी किसी तरह, उनकी पत्नी तो शांत हो गई, लेकिन फिर लेखक अकेले उठ, फिर अकेले थे।
उनके दिमाग में भी ये सब असमंजस चल रही थी। बारिश पूरी हो गई फिर भी वो लोग नहीं आए। लेखक फिर बरामदे में कुर्सी लाकर राह देखने लगे। कोई आहट होती तो फटाफट देखने लगते थे और फाटक की ओर देखते थे तो लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। और बारिश चल रही थी तो बिजली की चमक में रोड दिखाई देती थी लेकिन वो सुनसान थी। और बार बार रोड की ओर सड़क की ओर देखते थे तो कोई रिक्शा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर एकाएक कई दिनों से लेखक के मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियाँ गूंज गई। मतलब बहुत दिनों से उनके मन में ये पंक्तियाँ घूम रही थी। मोरे राम के बीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के बीजे सेनूरवा, तो राम घर लौट ही। इसका मतलब होता है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका यानी कि दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। मतलब ऐसी परिस्थिति में इनको ये पंक्ति याद आ जाती है जो कौशल्या ने कभी राम के लिए बोली थी। बचपन में दादी नानी जाते पर यह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विह्वल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस व्याकुलता पर हंसी भी आती, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता। हाँ, तब उसका दर्द नहीं छूता था, पर इस प्रतीक्षा में। मतलब जब वो लेखक छोटे थे ना, तो बचपन में नानी दादी के वहाँ ये लोग नानी दादी के घर जाते थे न, तब ये गीत सुनते थे। और लेखक जब बाहर जाते थे, घर से बाहर जाते थे, ये विदेश में रहते थे, तो विह्वल होकर मतलब दुखी होकर लेखक की याद में ये गीत गाती थी और लौटने को कहती थी। तब ऐसे वो बोलती थी कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला। विदेश चले गए थे तो उनके लिए वनवास जैसा था। लेकिन तब लेखक को वो दादी नानी की भावना जो थी वो समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब इस वक्त जब एक पिता होकर वो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे कि जब बच्चा माँ बाप से दूर होता है, बहुत दूर होता है, तो माँ बाप की परिस्थिति कैसी हो जाती है। उसके दिमाग में कितने कितने विचार आते हैं। बच्चे रात को अकेले गए हैं, बारिश चालू है, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये सब हमारे में हम भी ऐसा ही करते हैं कि अगर हमने मम्मी पापा या तो हमने मम्मी पापा को टाइम दे दिया, उस टाइम से ज़्यादा टाइम हो जाता है। अभी तो ठीक है, चलो मोबाइल की ये फैसिलिटी हमें मिल गई है तो ऑन द स्पॉट हम बता सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था तो उलझन बढ़ जाती, मतलब मन चिंतित हो जाता था। और हमारे पेरेंट्स हमारी चिंता करते थे। फिर लेखक जब अपने खुद के बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे थे तब उनको अपनी नानी और दादी की परिस्थिति, मतलब उनकी जो हालत होती उसका ख्याल आता था कि जिस तरह नानी और दादी मेरा इंतजार करती थी, उसकी जो भावना थी, उसको जो दर्द था, वो अभी मैं खुद महसूस कर रहा हूँ। एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी का ममता की पीड़ाएं नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। मतलब देखो, अभी पीढ़ी बदल जाती है। पहले दादा एक पीढ़ी, फिर पापा दूसरी पीढ़ी और आप तीसरी पीढ़ी। अभी तीन पीढ़ी जो होती है उनकी सोच अलग अलग होती है। तीन पीढ़ियों की सोच अलग हो जाती है और इस सोच में मिक्सिंग होना बहुत ही मुश्किल है। अभी हमारे घर में ही देखते हैं कि दादा की सोच से पापा की सोच अलग होती है और पापा की सोच से हमारी सोच अलग होती है। हम क्या करते हैं, हम या पापा या मम्मी, पापा दादा को बोलते हैं आपके ज़माने में ये होता था, अभी ये नहीं है, अभी हमें ऐसा करना है। आप मम्मी पापा को बोलते हो कि पापा मम्मी ये आपके ज़माने में ऐसा होता था, अभी ऐसा समय नहीं है। तो ये दर पीढ़ी चलता रहता है। तो उस समय जो संतान के लिए जो मुश्किलें आती थी वो सोचकर उनका मन उद्विग्न मतलब चिंतित हो जाता था। मन एकदम टेंशन से व्याकुल हो जाता था।
मन में यह प्रतीति नहीं होता था कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। समर्थ मतलब कि इंग्लिश में उसका कैपेबल होता है, कि समर्थ मतलब कैपेबल होना है, ऐसे कि तब ऐसा पेरेंट्स नहीं सोचते कि अभी मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, वो कैपेबल हो गया है और ये सब करने के लिए वो एडजस्टमेंट कर लेगा। ऐसे जो बड़े से बड़े संकट को भी वो झेल सकती है, यानी कि सह सकती है। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ती है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती है। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं। स्पेशली पेरेंट्स लड़कियों के लिए बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि आजकल का जो माहौल है, शहरों का माहौल है, वो बहुत ही खराब माहौल है। लड़कियों को बाहर निकलने के लिए पेरेंट्स को 100 बार सोचना पड़ता है। और लेखक की लड़की थी, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी, एक कॉलेज में पढ़ती थी, और उसके लिए वो चिंतित रहते थे। लौटते समय कहीं कुछ हो न गया हो तो अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की और लड़की को तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। घर आई कहीं कुछ न हो जाए। मतलब ये लड़की के लिए जो पेरेंट्स के माइंड में जो चिंता होती है, हम तो बोलते हैं ओ इसमें क्या टेंशन, लेकिन जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं तभी हमें, जैसे अभी लेखक ने कहा कि वो खुद जब सोचने लगे ना अपने बच्चों के बारे में, तब उन्हें अपनी नानी और दादी की चिंता की याद आई कि मेरी नानी और मेरी दादी भी ऐसे। यहाँ पे क्या है कि धोबी के कपड़ों की उपमा दी गई है कि लड़की कैसी पराई होती है कि धोबी की जो मुठरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी। धोबी घाट होता है, वहाँ पे कपड़े धोते हैं और नीचे खुले आकाश में नीचे सुखाते हैं। हाँ, तो लड़की का ऐसा है कि कभी न कभी उसे गृहिणी तो बनना ही है, और वो हमेशा लड़की को पराई मिल्कत माना जाता है। हाँ, ऐसे कहते हैं कि ये तो पराया धन है। हम ये सुनते हैं कि लड़की पराया धन होती है, क्योंकि उसने जन्म भले अपने परिवार में लिया हो, लेकिन वो बड़ी अपने ससुराल में बड़ी होकर फिर उसे ससुराल जाकर उसका खुद का घर संभालना होता है। तो चाहे लड़की कुछ कितनी भी कैपेबल हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उसको गृहिणी तो बनना ही पड़ता है। उसके परिवार के लिए उसको खाना बनाना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है, हर एक सदस्य की बात के लिए उसको खुश रहना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये हर एक पेरेंट्स की मनः स्थिति है। हाँ, हर पेरेंट्स यही सोचता है। जैसे आप लोगों में जो लड़कियां हैं आपके क्लास में, उनके पेरेंट्स भी इतने टेंशन में रहते होंगे जो आपने महसूस भी किया होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये लेसन का ये पार्ट हम यहाँ पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अस्तु।